हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी इंजीनियरिंग। दोस्तों, हमने लास्ट एपिसोड्स में सारे एम्बैकमेंट को देख लिया, सबग्रेड की वीडियो देख ली, जीएसबी की वीडियो भी बना दी है, डब्ल्यूएम की वीडियो भी बना दी है। अभी डीबीएम और बीसी आज हम देखने जा रहे हैं। तो अगर आपने पिछली सारी वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं लिंक में या चैनल में जाके देख लीजिएगा। आप मेरी प्लेलिस्ट में है कंस्ट्रक्शन वाली, आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, तो आपको समझने में बेहतरीन हो जाएगा। ये अपनी इस सीज़न की आखिरी वीडियो है जो कि फ्लेक्सिबल पेमेंट के ऊपर हम लोगों ने बनाई है। फ्लेक्सिबल पेमेंट, इसके बाद का जो हमारा सेशन रहेगा वो रिजिड पेमेंट के ऊपर रहेगा। तो हम लोग आज जो देखने वाले हो डीबीएम बीसी के बारे में देखने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपने देसी इंजीनियरिंग को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको ये वीडियो सारी टाइम पे मिले, और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं कि डीबीएम क्या है। आप सभी लोग जानते हैं कि डीबीएम और बीसी यानी एस्फाल्ट जो है ये हमारा रोड का सबसे टॉप और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नीचे की लेयर सारी भी इम्पॉर्टेंट है, वो सब अपना अपना रोल अदा करती है, लेकिन जिस सरफेस के ऊपर ट्रैफिक रन होने वाला है वो सबसे इम्पॉर्टेंट और सुपीरियर और सबसे महंगा जो पार्ट है। और इसके जो स्किल्ड वर्कमैन हैं वो भी बहुत मायने रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें क्या क्या मटेरियल लगता है, क्या क्या मशीनरी लगती है, कैसे लेइंग होता है, क्या क्या इसमें नॉर्म से, कौन से कोड से कौन सी टेस्ट की जाती है, हर चीज़ इसमें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो आप ये वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो व्हाट इज़ एस्फाल्ट कंक्रीट? एस्फाल्ट कंक्रीट क्या है? बेसिकली इट जस्ट एग्रीगेट। ये एक एग्रीगेट है जिसको हम लोगों ने एस्फाल्ट सीमेंट के साथ कोट किया है और उसके बाद हमने उसको कॉम्पैक्ट किया है। तो ये नथिंग बट एग्रीगेट एंड बिटुमिन। तो उसके बारे में हम लोग इंट्रोडक्शन में चलते हैं। तो जो एस्फाल्ट है ये मिक्सचर ऑफ बिटुमिन और टार, बिटुमिन और टार का मिक्सचर होता है एग्रीगेट के साथ। उसके बाद हम लोग आपको बता दें कि पेट्रोलियम क्रूड जो होता है उसका एक्सट्रैक्ट जो होता है वो बिटुमिन होता है। तो उसके बाद क्रूड ऑयल इज़ फॉर्म बाय डिकम्पोजिशन ऑफ डेड मराइन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन। बिटुमिन इज़ अ वेस्ट कलेक्टिंग ड्यूरिंग द डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम क्रूड। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एस्फाल्ट में क्या क्या चीज़ें आती है तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि डीबीएम, डेंस बिटुमिनस मैकाडम, बीएम, बिटुमिनस मैकाडम, बीसी, बिटुमिनस कोर्स या बिटुमिनस मीन्स ये टॉप लेयर रहता है, बिटुमिनस कोर्स कहते हैं इसको, एसडीबीसी, प्राइम कोट, टैग कोट। प्राइम कोट टैग कोट के बारे में मैंने इसके पहले भी वीडियो बनाया, आपको लिंक में इसका दे दूंगा मैं। तो उसके बाद इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि इसके अंदर जो मटेरियल की जो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसके ऊपर कौन सा टेस्ट किया जाता है, जैसे क्लीनलीनेस, पार्टिकल शेप, स्ट्रेंथ, पॉलिशिंग, ड्यूरेबिलिटी, वाटर ऑब्जर्प्शन, स्ट्रिपिंग, ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो उसके बाद क्लीनलीनेस में ग्रेन साइज एनालिसिस है, मैक्सिमम 3% पासिंग ऑफ 0.075 mm स्यू। उसके बाद फ्लैकिनेस इलेंगेशन का है। उसके बाद लॉस एंजलिस एब्रेशन वैल्यू है, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है। सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं पॉज करके कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। उसके बाद है मटेरियल पेविंग बिटुमिन। तो हम लोग जो बिटुमिन यूज़ करते हैं VG10, VG20, VG30, VG40, और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसका पेनिट्रेशन, विस्कोसिटी, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, फ्लैश पॉइंट, उसके बाद उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन कीजिए। आप पॉज करके चेक कर लीजिए उसका क्या स्पेसिफिकेशन है। ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका है सारी। उसके बाद मॉडिफाइड बिटुमिन, पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन यानी PMB, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसका ग्रेड एंड रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ का है, उसका टेस्ट का कोड कौन सा है, सारी चीज़ें इसमें हैं। ये सारी चीज़ें हर साइड पे डिज़ाइन के हिसाब से उसका डिज़ाइन अलग अलग आ जाता है कि कौन सा क्या क्या यूज़ करना है। एग्रीगेट ग्रेडेशन एंड बाइंडर कंटेंट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं DBM ग्रेड 2, जिसमें कि
मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट 26.5 होता है। ग्रेड 1, ग्रेड 2 सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है। उसकी लेयर थिकनेस के हिसाब से, उसमें स्यू साइज़ के हिसाब से कितना % पासिंग वगैरह है, वो सारी चीज़ इसमें मेंशन किया गया है। VG ग्रेड का बिटुमेन कितना % यूज़ करना है DBM ग्रेडिंग 2 में 4.5%। तो ये सारी चीज़ जो यहाँ पे वैल्यूज़ है ये डिफ़र होते रहती है डिज़ाइन के हिसाब से। तो उसके बाद एग्रीगेट ग्रेडेशन एंड बाइंडर कंटेंट, उसके बाद मिक्स टेम्परेचर कितना होना चाहिए। VG40 के लिए बिटुमेन टेम्परेचर 160 to 170 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। एग्रीगेट टेम्परेचर सेम है 160 to 175। उसके बाद जो मिक्स मटेरियल टेम्परेचर है वो भी 160-170 है। लेइंग टेम्परेचर 150 mm मिनिमम होना चाहिए। और जैसे जैसे हम लोग VG ग्रेड 10 की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर, लेइंग टेम्परेचर कम भी रहेगा तो भी चलता है, 140, 135, 130। उसके बाद रोलिंग टेम्परेचर कितना है, VG40 के लिए मिनिमम 100 है। उसके बाद 30 के लिए 90 है, VG20 के लिए 85 है, VG10 के लिए 80 mm है, 80 मिनट है। तो ये सारी टेम्परेचर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्लांट ऑपरेशन चेक्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन, तो हमको क्या क्या चेक करना है ड्यूरिंग प्रोडक्शन के। इसके अंदर भी बीन रहते हैं, और ब्रीन में सारी फीडिंग होती है एग्रीगेट की, जो भी मटेरियल है उसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद जो भी हमारे पास डिज़ाइन है वो होना चाहिए। उसके बाद जो बिटुमेन का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है। उसके बाद मिक्स का टेम्परेचर है उसको हमने इंश्योर करना है। उसके बाद जो हम लोग व्हीकल यूज़ कर रहे हैं उसको क्लीन होना है, उसमें कोई मिट्टी या GSB या WM कोई भी चिपका हुआ नहीं चाहिए, वो क्लीन होना चाहिए। उसको उसके अंदर पहले डीजल स्प्रे करते हैं, उसके बाद उसमें लोड डालते हैं ताकि वो अपने बॉडी को चिपके ना। उसके बाद जब हम लोग उसको डंपर को लोड करते हैं तो उसको ऊपर से ढक देते ताकि तारपोलिन से, ताकि उसका टेम्परेचर लॉस ना हो। और जब हमारा टेम्परेचर प्लांट से निकलता है और साइट पे पहुंचता है तो हम दोनों भी टेम्परेचर उसमें चेक करते ताकि हमको फ्यूचर के लिए उसको ज़रूरी है कि कितना टेम्परेचर हमको मेंटेन रखना है। सारी चीज़ें हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके बाद हम लोग चेक करते हैं कि हमको पेविंग से पहले क्या क्या हमको उसमें चेकिंग होता है कि ट्रक हमारा प्रॉपर है कि नहीं, कि जितना हमको लेइंग करना है हमारा जो भी पेवर है वो रुकना नहीं चाहिए। अगर रुकेगा तो वो रोड ख़राब होगा। मैं बाद में आपको बताऊंगा कि उसमें अंडुलेशंस कैसे आते हैं, क्यों अगर जल्दी गाड़ियाँ नहीं पहुंची साइट पे तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, मैं सारी चीज़ें कवर करूंगा उसके अंदर। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैपेसिटी कितनी है पेविंग की, उसके बाद प्लांट की, उसको मैच करना ज़रूरी है। हमारे पास रोलर है कि नहीं प्रॉपरली, स्ट्रिंग लाइन, थर्मामीटर और जो बाकी हमारा थिकनेस गेज है वो ज़रूरी है। उसके बाद स्क्रीड जो है पेवर का वो सही है कि नहीं, वो प्रॉपरली हीट होता है कि नहीं होता है। उसमें जो टैंपिंग है प्रेशर बार से वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हमको चेक करना है। उसके बाद हमको उसमें जो भी हमारा कोल्ड जॉइंट से कट किए नहीं किए, मैं सारी चीज़ें आपको अभी डिटेल में यहाँ पे बताऊँगा। तो पेविंग ऑपरेशंस में आपको मैं बताऊँगा कि हमारा जो टैग कोट है वो 2.5 से लेके 3 kg 10 स्क्वायर मीटर एरिया के लिए अप्लाई करना है। उसके बाद ट्रक को अनलोड करना है। उसके बाद हम लोगों को थिकनेस जो है जो हम लोग ले किए उसको गेज से चेक करना है। उसके बाद केम्बर लाइन और उसका टेप से उसका चेक करना है डीप कितना आ रहा है, और जहाँ हमारा सेग्रीगेशन आता है तो वहाँ पे हमको उसको फाइनर मटेरियल डालकर रोल करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि लेइंग कैसे करना है और क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंजीनियर की, जो अथॉरिटी की, वो क्या होती है, वो अथॉरिटी इंजीनियर की क्या एक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोलिंग कैसे करना है, कॉम्पैक्शन कैसे करना है, उसके बाद उसमें जॉइंट कैसे बनाना है, उसके बाद उसमें ट्रैफिक कंट्रोल कैसे करना है, बहुत सारी चीज़ें जो कि मैं आपको यहाँ पे अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, मान लीजिए ये हम लोगों ने DBM पहले ले कर चुके हैं। जब हम लोग एंड में DBM करते हैं तो इसके ऊपर से जब रोलर यहाँ पे चलता है
तो चल के जब एंड वाला पोर्शन होता है वहाँ पे तो कोई हमारा शटरिंग तो रहता नहीं है या कोई यहाँ पे चीज़ तो रहती नहीं जो कि हम लोग उसको सीधा 90 डिग्री में रखें। तो ये कुछ थिकनेस यहाँ पे वेरी होके यहाँ पे 0 हो जाती है इसे, और यहाँ रोलर करके हम लोग यहाँ खड़ा कर देते हैं। इसके नीचे हम लोग यहाँ WM है हमारा, मान लीजिए हम लोग ये काम कर रहे हैं, और ये मैं कट दिखा रहा हूँ आपको बोलने से। ये लेयर थिकनेस ऐसी लंबी है, ये लेयर है, आप समझ रहे हैं। ये यहाँ पे रोलर चलते हैं, ये रोलर इसके ऊपर चलते हैं। अब ये पूरा सरफेस जो है वो यहाँ तक 0 हो जाता है मान लीजिए। तो हमारा ये थिकनेस है, ये हमारा जितना है मान लीजिए 75 mm है, तो 75 mm यहाँ पे मिलना चाहिए। तो हम जब नेक्स्ट डे जब लेइंग करना शुरू करते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहले है कि हम चेक करते हैं लाइन डोरी लगा के, यहाँ पे इसके ऊपर लाइन डोरी पकड़ते हैं, ठीक है। और मान लीजिए ये WM यहाँ पे WM कहीं हुआ है, और यहाँ पे एक्चुअली ऐसा करना चाहिए। तो यहाँ पे मान लीजिए 75 mm थिकनेस ले लेंगे, इधर मैच करके यहाँ से इस पोर्शन से इस पोर्शन के ऊपर लाइन डोरी पकड़ेंगे, इस पोर्शन के ऊपर। तो हम चेक करेंगे कि हमारा डिफ्लेक्शन कहाँ से हमारा एक्यूरेट मिल रहा है, ठीक है। ज़्यादा भी करेंगे, मिनिमम 300 तो करना है किसी भी हाल में। ये जो मिनिमम है ये 300 तो हमको करना है, 300 तो इफेक्ट हो ही जाता है, लेकिन चेक करना है हमको। एक्चुअली मैं साइट एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, कोई थेराटिकली नहीं बता रहा हूँ। चेक करना है, चेक करके प्रॉपर चेक करना है कि हमको यहाँ थिकनेस हमारी बराबर मिल रही है क्या नहीं। अगर हम लोग मान लीजिए यहीं से कट करेंगे तो ये मान लीजिए यहाँ पे कुछ 10-15 mm डाउन रहेगा, ठीक है ना। आप भी समझ रहे कि रोलिंग के बाद एक पोर्शन दब जाएगा, क्योंकि जब रोलिंग चलता है टेम्परेचर होता है तो एसफाल्ट यहाँ वहाँ मूव करता है, जो मटेरियल है DBM को मूव करता है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हम इसको कटर मशीन से पूरा जो अलॉन्ग विड्थ है पूरा कट कर देते हैं। कट करने के बाद ये पोर्शन 90 डिग्री में हमको मिल जाता है। इसको हमको 90 डिग्री कट करना है, और फिर जो लूज़ मटेरियल है उसको पूरा हटा देना है। अगर हम लूज़ मटेरियल छोड़ देंगे तो फिर बाद में ये जॉइंट है मैच नहीं होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, ये एस्फाल्ट यहाँ से हमको आगे लेयर प्रोसीड करनी है। ये हमारा थिकनेस अभी 75 mm मिल रहा है, ठीक है, एज्यूम करते हैं। तो अभी हमको यहाँ से लेइंग करना है। तो जब पेवर आता है तो पेवर की जो स्क्रीड है वो यहाँ कहाँ प्लेस होती है, इसके ऊपर ऐसे अलॉन्ग लेंथ में ये स्क्रीड यहाँ पे प्लेस हो जाती है। इस पोर्शन में हमको पेवर का जो स्क्रीड होता है जो कि लेइंग करके टैंपिंग करता है, इसको यहाँ पे रखते हैं। तो अब बिफोर लेइंग हम देखेंगे कि हमारा जो पेवर है वो प्रॉपर है या नहीं है, प्रॉपर हीटिंग हो रहा है क्या। जो स्क्रीड होती है उसको हीट करना पड़ता है। अगर हम लोग स्क्रीड ठंडा है और हमारा मटेरियल हॉट है तो सारा मटेरियल स्क्रीड को चिपक जाएगा और हमारा जो फिनिशिंग है वो कुछ भी नहीं आएगा और हम लेइंग कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमको स्क्रीड को हीट करना है, उसका जब नीचे चेक करना है उसमें प्रॉपरली सारी चीज़ें हैं, उसका टैंपिंग प्रॉपरली चल रहा है, उसमें पेवर में स्क्रीड असिस्ट, स्क्रीड होल्ड सारे फंक्शन बराबर काम कर रहे हैं, उसमें सारी चीज़ें हैं वो सब चेक करना पड़ता है। वो सारा P&M डिपार्टमेंट का काम होता है, वो सारा चीज़ वो बराबर करता है। तो सबसे पहले जब लेइंग में हम लोग यहाँ पे चालू करते स्क्रीड यहाँ रखना होता है, तो हम लोग अगर स्क्रीड इसके ऊपर रखेंगे और लेइंग शुरू करेंगे तो हमको लूज थिकनेस नहीं मिलेगी। अगर हम इसी के थिकनेस में चले जाएंगे तो यहाँ सडनली 10 से 15 mm का डाउन हो जाएगा और वो लेयर मैच नहीं करना। तो हमको लेयर मैच करने के लिए, उसको कंप्लीट कराने के लिए हम उसके ऊपर जब स्क्रीड है तो उसके नीचे हम ऐसे वुडन ब्लॉक्स रख देते हैं, स्क्रीड के नीचे लंबे लंबे। ये मान लीजिए आप इसको ऐसे इसके नीचे स्क्रीड के नीचे वुडन ब्लॉक रख देते या वुडन प्लाई रख देते ताकि जो स्क्रीड है उसके ऊपर रेस्ट हो जाए और उसके अंदर जो उसको गैप है वो गैप उसको प्रॉपर मिले। एक दूसरी एक केस होती है कि जहाँ पे डायरेक्ट हम लोग मान लीजिए ये WM नीचे WM बना हुआ है तो इसके ऊपर करना है। तो हम लोगों को 75 mm का थिकनेस है, तो हम लोग ये मान लीजिए 15 mm का प्लाई है या वुडन लॉग है, तो हमको यहाँ पे 15 प्लस ये 75 जो भी आ रहा है
80 90 mm, तो 90 mm का वुडन ब्लॉक पूरा रखना पड़ता है यहाँ पे और उसके ऊपर लेइंग चालू करना पड़ता है। ये सारी प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये ब्लॉक रख दिया, सारे बिछा दिए, उसके ऊपर रख दिया, तो जब हम लोग चालू करेंगे पेवर को तो वो अपना थिकनेस लेके चलेगा प्रॉपरली। और उसके बाद हम लोग जब यहाँ पे जब हम लोग आगे काम करते रहेंगे तब हमको यहाँ पे इसके आगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे कि यहाँ दिखा सकता हूँ मैं आपको, यहाँ ऐसा पेग लगेगा, यहाँ एक पेग लगेगा और एक कर्व के पीछे एक पेग लगेगा, ठीक है, ये कर्व। तो ये जो लाइन डोरी से चेक किया जाएगा। मान लीजिए हमारा जो BC का टॉप है, ये जो BC का जो टॉप लेवल है और यहाँ का टॉप लेवल है, ये जो दोनों टॉप लेवल है वो उससे 300 mm अबो हम लोग पेवर के ऊपर वो लेवल को यहाँ पेवर के ऊपर फिक्स कर देंगे और उसके ऊपर स्ट्रिंग वायर, बोलने से ये ऐसे पेवर 10-10 मीटर पे सारे लगाएंगे और उसके ऊपर ऐसे स्ट्रिंग वायर डाल देंगे। यहाँ भी ऐसे करेंगे, इसी साइड भी ऐसे करेंगे। और ये जो लाइन जो स्ट्रिंग वायर है, जो एक केबल है, मान लीजिए ये केबल बिछाने के ऊपर, इसके ऊपर ही सेंसर चलता है हमारा, उसके ऊपर हिसाब से सेंस करते करते वो थिकनेस लेइंग करता है। तो हम जब उसको लेइंग करते हैं तो जैसे कि मैंने GSB में और WM में भी अपना WMM और WM में आपको बताया कि जैसे कि ये 300 mm है, तो हमारा जो थिकनेस हमको जितना रिक्वायरमेंट है उससे 15 mm का कॉम्पैक्शन फैक्टर दिया, तो 300 में से 15 गए तो 285 mm हम लोग लूज थिकनेस चेक करेंगे। उन्हें 285 mm का हमको डीप चेक करेंगे, लाइन डोरी से टेप से डीप चेक कितना करेंगे, 285 mm। और मीन वाइल जो ये लूज कॉम्पैक्शन लूज लेयर रहेगी, इसका थिकनेस गेज से थिकनेस भी चेक करेंगे कि इसका हमको 90 mm मिलता है तो 90 mm मिल रहा है, सेंटर में मिल रहा है, शोल्डर में मिल रहा है, मिड इन मिल रहा है। ये सारे हम लोग फ्रीक्वेंटली इंजीनियर का काम होता है कि वो सारी चीज़ें चेक करे थिकनेस। उसके बाद उसका टेम्परेचर चेक करे कि 140 डिग्री पे हम लोग ले कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों चेकिंग, बड़ी बड़ी चेकिंग तो सारी चीज़ें सब लोग करते हैं, सब लोग देखते रहते हैं, सुपरवाइज़र रहते हैं। उसके बाद पेवर का एक सुपरवाइज़र होता है, दोनों सेंसर पे सुपरवाइज़र होते हैं, एक लेइंग का सुपरवाइज़र होता है, एक सर्वेयर होता है। हर आदमी अपना अपना चीज़ें करते रहता है, लेकिन जो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी पर्सन है, जो इंजीनियर है, उसको छोटी छोटी चीज़ों पे बहुत ज़रूरी है ध्यान देना। अदरवाइज़ आप जो काम कर रहे हो पूरा ख़राब हो सकता है। ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस से ही पता चलती है। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि सर्वेयर ने लेवल दे दिया, कभी कभी क्या होता है कि सर्वेयर मान लीजिए जहाँ से TBM से ले रहा है वो TBM प्लस माइनस 10-20 mm इधर उधर सटल हो जाए, या बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्टी आ सकती है, या कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक है और गलती से उसने लेवल कम ज़्यादा कर दिया है। तो हमको ये चीज़ें साइड पे चेक करते चलनी चाहिए कि जो हमारा लेयर थिकनेस है वो प्रॉपर जा रहा है। मान लीजिए अचानक से हमारा लेयर थिकनेस बढ़ गया तो हम लोग प्रॉपर तुरंत इमीडिएटली सर्वेयर को बोल के उसको चेक कर ले कि हमारा जो TBM से वैल्यू आ रहा है वो करेक्ट तो है। जो पेग होते हैं उसको मीन्स पेग को कहीं कहीं बीच बीच में हम लोग चेक भी किया करें लेवल खुद से जाके कि इसमें लेवल सही से दिया है कि नहीं दिया है। स्ट्रिंग वायर है दोस्तों कि जब हम लोग साइड पे एग्जीक्यूशन करते हैं तब हमारी बहुत सारी गलतियां वहाँ पे होते रहती है। जैसे कि हम लोगों को कोई ड्राइवर है वो इधर से उधर चला गया, कोई सुपरवाइज़र है, कोई लेबर है, काम करते धक्का लग गया, कहीं स्ट्रिंग वायर निकल गई, लटक गई, तो उसमें स्ट्रिंग वायर से ही हमारा सेंसर से पेवर चलता है। तो स्ट्रिंग वायर जैसी जाएगी, मान लीजिए स्ट्रिंग वायर ऐसी कहीं नीचे हो गई या कहीं पेग नीचे झुक गया, तो मान लीजिए जैसे लेवल होगा उसका वैसे ही हमारा लेयर का थिकनेस आएगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारी आँखें, हमको साइड पे एकदम उसके ऊपर कंट्रोल देखना है कि हमारा लेइंग प्रॉपर जा रहा है, बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हर चीज़ को वहाँ पे हमारा एकदम मॉनिटरिंग वहाँ पे परफेक्ट होना है। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ लेइंग के वक्त बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है, जो कि हमको तो बता दिया कि हम लोग ये मान लीजिए WMM है, इसके ऊपर 90 mm का ऐसे ब्लॉक्स रखो, सारे बिछा दो अलॉन्ग लेंथ, उसके ऊपर पेवर का स्क्रीड रखो,
ये पेवर है मान लो ऊपर, और लेइंग करते चलो। तो ये सारी चीज़ें तो हमको बता दी, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हमारा ये मान लीजिए यूनिफॉर्म थिकनेस चल रहा है और हमारा WM का जो सरफेस है वो हमने चेक ही नहीं किया। जैसे कि बिफोर लेइंग हमको वहाँ पे जो लूज़ मटेरियल तो उसको हटाना है। मान लो जो कहीं गड्ढे तो उस गड्ढों को प्रॉपरली उसको एस्फाल्ट लेयर से पहले नीचे गिरा के ग्रेडर मार के उसको कॉम्पैक्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे हम लोग ये थिकनेस मान लीजिए बढ़ गई तो कॉम्पैक्शन फैक्टर तो हमारा यहाँ के लिए था, यहाँ के लिए था, यहाँ के लिए तो हमने किया नहीं था, तो हमने कॉम्पैक्शन फैक्टर कम हो जाएगा तो हमारा ये लेयर ऐसे हो जाएगा, मतलब से झुक जाएगी हमारी जो लेयर्स है वो डाउन हो जाएगी, अंडुलेशंस आ जाएगा। तो हमको सबसे पहले इसको यहाँ भर के साइड पे, ये बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। कहीं कहीं क्या होते हैं, गांव वाले पाइप ले जाने के लिए बेड को काट लेते हैं, फिर वो गड्ढा बन जाता है, वहाँ पे कॉम्पैक्शन नहीं होता, तो ऐसे सेटलमेंट हो जाता है। तो वो हम लोगों को ऑब्जर्व करना है साइड पे, कहीं सरफेस अच्छा है नहीं है। गाड़ी चल चल के कभी कभी WM का सरफेस है पूरा ख़राब हो जाता है, पूरी गिट्टी निकल जाती है, तो हमको उसको क्लीन करवा के प्रॉपरली हमको एकदम डस्ट हटा के उसके ऊपर, उसके बाद ही उसके ऊपर हमको टैग कोट मारना है। जब हम लोग उसके पहले, जब हम लोग टैग कोट से पहले प्राइम कोट मारने आएंगे तब भी हमको ये चीज़ें करनी है। उसके बाद जब हम लोग लेइंग करने आएंगे तब भी हमको ये चीज़ें ध्यान से देखनी है। ये बहुत ही छोटी छोटी पॉइंट्स है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपको थ्योरेटिकल में कोई नहीं बताएगा, आपको डायरेक्ट बताएंगे कि ऐसे करना है वैसे करना है। तो इस केस में हम लोग बहुत तरीके ऐसा भी भर सकते हैं। मान लीजिए बड़ा एरिया लंबा है, मान लीजिए 10 मीटर ऐसा थिकनेस चल रहा है, हम लोग मान लीजिए हमारे पास कोई उसका साधन नहीं है उतना करने के लिए, तो मान लीजिए ये 10 मीटर पोर्शन है, मान लीजिए बड़ा पोर्शन हो गया मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ये ना इसका टैंपिंग जो है पेवर में, वो टैंपिंग बढ़ा दे। अगर मान लीजिए स्पीड है, जो पेवर की जो स्पीड है वो 2.5 मीटर पर मिनट है, ठीक है, तो उसको स्पीड को हम वेरी करा के, मान लीजिए कम स्पीड कर दिया तो कॉम्पैक्शन ज़्यादा हो जाएगा उसी टैंपिंग पे, या हम टैंपिंग बढ़ा दे स्पीड सेम रखे तो भी चलेगा, या तो हम टैंपिंग बढ़ा दे स्पीड वही रखेगा तो भी चलेगा, या तो हम लोग उसका स्पीड कम करें टैंपिंग भी बढ़ाए तो भी हमको चलेगा। बोलने से मान लीजिए हमको यहाँ पे चेक करते रहना है कि यहाँ पे जब हम लोग ऐसे मान लीजिए डीप कहीं आ गया तो उसको स्पीड कम कर लीजिए। पेवर का स्पीड यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए 2.5 मीटर का है, 2.5 मीटर पर मिनट का है, तो इधर का स्पीड उसका 1.5 कर लीजिए, या चेक करिए करके। ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से ही सीखने आएगी। आप उसको एक्सपीरियंस जब तक करेंगे तब तक आपको ये चीज़ें, और ये सारा एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको ये कोई चीज़ें नहीं बताएगा। तो ये चीज़ें हैं, जब आपका फाइनल लेयर आएगा वो एकदम परफेक्ट आएगा। आप इसको देख लीजिए, साइड पे प्रैक्टिकल करके देख लीजिए कि ये चीज़ें आपको पेवर का स्पीड एडजस्टमेंट करिए, स्किड टैंपिंग करिए तो भी चलेगा। ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो पेवर होता है, पेवर के बगल में एक लाइन होती है, गेज होता है, उस गेज पे सेट करना पड़ता है। उसमें ऐसा लिखा रहता है 10, 20, 30, 40, 50, मतलब से 100 mm, 200 mm, 300 mm उसका गेज रहता है। जब हमको थिकनेस लेइंग करना है तो उसको गेज को सेट करना है। हमको उसके P&M इंचार्ज से पता करना है कि उसका कितना, इस पर कितना गेज सेट करना है। वो सारी चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। ये सब आपको साइट में जब मैं जाऊंगा, जब पेवर मेरे सामने रहूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। और मेरी एक पीछे की दूसरी एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि लेइंग कैसे करते, पूरा पेवर है, रोलर है, सब सारी चीज़ें हैं। तो अभी मैं इसमें आता हूँ। जैसे कि हम लोग यहाँ से यहाँ लेइंग चलना शुरू कर, तो ये ऐसा थिकनेस कुछ हम लोगों ने लूज़ डाला है। ये लूज़ है, लूज़ थिकनेस, और ये कॉम्पैक्टेड है। तो जब हमारे लूज़ रहेगा, जब हमारा सबसे पहले हम लोग जब रोलिंग चालू करेंगे तो हम इसको इस डायरेक्शन में रोलर चलाते हैं नॉर्मली रोलिंग करने। लेकिन मैं आपको बताता हूँ
कि जब हम लोग स्टार्टिंग में रोलिंग करेंगे तो ऐसे रोलिंग नहीं करते हुए इस डायरेक्शन में रोलिंग करेंगे, और सबसे पहले रोलर का पास यहाँ चलवाएंगे, फिर थोड़ा थोड़ा यहाँ दबाते दबाते ऐसा ऐसा कराते क्रॉस रोलिंग करेंगे, इस डायरेक्शन में रोलिंग करेंगे, और ये पोर्शन रोलिंग हो जाएगा तो फिर उसके बाद यहाँ से रोलिंग चालू करना। और रोलिंग का पैटर्न ये है कि मान लीजिए ये केम्बर ऐसा है, तो मान लीजिए ये कर्व है, ठीक है दोस्तों, ये डीबीएम हम लोग कर रहे हैं। तो हम लोगों को दोस्तों रोलिंग जो करना है वो कभी भी नीचे के साइड से रोलिंग चालू करना है, इस साइड से ऐसे ये रोलिंग चालू करना है। अगर हम लोग इस साइड से रोलिंग चालू करेंगे तो ये सारी डीबीएम का मटेरियल जो लूज़ होता है वो सारा इस साइड में खिसक जाएगा, और जो हमको रिक्वायर्ड लेवल है वो नहीं मिलेगी, ये डाउन हो जाएगा। तो इसके लिए इधर तो हम लोगों को कर्व है, इधर प्रोटेक्शन दिया हुआ है, तो इस साइड से पहले हम लोग एक पास मारेंगे, फिर 1/3 का उसका लैप ले लेंगे, फिर दूसरा पास मारेंगे, फिर दूसरा पास मारेंगे, फिर ऐसा पास मारेंगे, फिर ऐसा पास मारेंगे। तो रोलिंग के पैटर्न के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया कि रोलिंग जब हम लोग करते हैं तो कैसे उसको डिसाइड करते कितना रोलिंग करना है। तो सबसे पहले हम लोग जब डीबीएम का डिज़ाइन हो गया तो हम लोग एक ट्रायल पैच बनाते हैं। ट्रायल पैच में क्या होता है, हम लोग 100 मीटर का एक बेड बना दिए, उसके ऊपर पहले एक प्लेन पास मारा, फिर उसके ऊपर एक लो मारा, फिर एक हाई मारा, फिर एक हाई मारा, फिर एक लो पास मारा। लो और हाई का मतलब है लो वाइब्रेटरी और हाई वाइब्रेटरी रोलर। रोलर जो होता है टैंडम रोलर, उसमें लो और हाई की सेटिंग होती है, तो वाइब्रेशन हाई बोलने से ज़्यादा वाइब्रेशन रहेंगे, लो बोलने से कम रहेंगे। हम लोग स्टार्टिंग में ही हाई मारेंगे तो सारी जो लेयर है वो इधर बिधर हो जाएगी, बोलने से पार्टिकल यहाँ वहाँ हो जाएंगे, या अंडुलेशंस ज़्यादा आएंगे, ऐसे ऐसे झटके आएंगे। तो सबसे पहले हमको ट्रायल पैच में टेस्ट करना है कि एक प्लेन, हमारे पास तो पुराने रिकॉर्ड्स भी होते हैं, उसको हम पहले ट्राई करते हैं। तो सबसे कम पास में हम लोग जितना मैक्सिमम डेंसिटी हमारी अचीव होती है तो उस ट्रायल पैच को हम डन करते हैं। तो इसके हिसाब से हम लोग ट्रायल पैच सेट करते हैं कि 1 प्लेन, 2 लो वाइब्रेटरी, 1 हाई और 1 प्लेन। तो मैंने ये नॉर्मली आपको ऐसे बताया, ये मान लीजिए 2 लो 2 हाई 1 लो 1 प्लेन बोलने से, प्लेन पास बोलने से बिना वाइब्रेटरी का। तो ये हम लोग अपने हिसाब से ट्रायल पैच में सेट करते हैं पहले, इसके हिसाब से ट्रायल एंड एरर मेथड निकालते, जहाँ पे हमारा कम डीजल कंजप्शन में, कम मशीनरी यूज़ पे ज़्यादा डेंसिटी, हमारा रिक्वायर्ड डेंसिटी अचीव जहाँ हो रहा है उसको हम लोग ये करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि जब जॉइंट बनाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे रेक से पहले उसको, जो हमारे पास एक टूल होता है, इस टाइप का एक टूल होता है जिसके नीचे में ऐसे 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 ये होता है, तो हम इसको रेक कहते हैं। तो ये रेक जो होता है इसके यूज़ करके हम लोग उसको लेवल करवा देते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। लेवल करने के बाद उसको रोलिंग चालू कर देते हैं। तो मान लीजिए हमको यहाँ पे सेग्रीगेशन आया, तो सेग्रीगेशन के ऊपर हम लूज पार्टिकल मीन्स एस्फाल्ट लेके आते हैं आगे से, और उसको वहाँ पे डाल के उसको स्प्रेड कर देते हैं। और सबसे और भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब हमारा पेवर चलता है उसके आगे एक टो लगा रहता है, उसके नीचे कोई मटेरियल आना नहीं देना है, क्योंकि वो हमारा बेस है, उसके हिसाब से हमारी लेयर थिकनेस होती है। अगर उसके नीचे मटेरियल आ गया, पेवर के नीचे अगर हमारा मटेरियल आ गया, तो मान लीजिए हमारी लेयर थिकनेस भी चेंज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें, जो सारी प्रिकॉशंस है वो लेनी पड़ती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है अथॉरिटी इंजीनियर की कि जो पेविंग मिक्स क्वांटिटीज एंड थिकनेस चेक करना, थिकनेस गेज से, रोलिंग एंड कॉम्पैक्शन, जॉइंट प्रिपरेशन, कंस्ट्रक्शन रेकिंग, सरफेस टॉलरेंस चेक करते रहना है हमको, और हमारा जो अप्रूवल के हिसाब से, और उसके बाद ट्रैफिक कंट्रोल। तो कॉम्पैक्शन में क्या है, स्टेबिलिटी, कोहेजन, इम्परमेबिलिटी। तो अगर हमारा कॉम्पैक्शन बराबर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा वो बराबर हो जाएगा हमारी डेंसिटी। अगर हमारा कॉम्पैक्शन इनसफिशिएंट है, कम कॉम्पैक्ट हो गया, तो बाद में उसके ऊपर
वो जल्दी निकल जाएगा, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, रट्स आ जाएंगे, उसके ऊपर रेवल्स आ जाएंगे, ट्रैफिक के निशान आ जाएंगे। उसके बाद अगर हमारा जो कॉम्पैक्शन है वो ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, ओवर कॉम्पैक्शन हो गया और उसके अंदर की पूरी एयर चली गई, तो हमारा जो है फ्लेक्सिबल पेमेंट यानी वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है उसके अंदर। मान लीजिए हमारा टायर मूव कर दिया और उसके बाद वो उसकी पोजीशन में रीगेन नहीं आया, तो उसके अंदर रटिंग आ जाती है, तो ओवर कॉम्पैक्शन भी उसके लिए ख़तरा है। उसके अंदर बाद में पेमेंट में सरफेस में क्रैक आने की संभावना होती है। और हमारा जो एस्फाल्ट जब ले होता है तो 60 से 80% जो कॉम्पैक्शन है हमारा पेवर कर देता है, जो बचा हुआ कॉम्पैक्शन है वो हमारा रोलर से करना होता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है। और उसके बाद मैं और एक चीज़ आपको बताना भूल गया, जैसे कि आप देख रहे हैं कि पहला रोलिंग यहाँ तक आता है, फिर उसके बाद रोलिंग यहाँ तक करते हैं, फिर उसके बाद रोलिंग यहाँ तक करते हैं। ये एक साथ एक लाइन में नहीं रहते, क्योंकि एक ही जगह पे बम्प आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये है इस पैटर्न में, ये रोलिंग हम लोग यहाँ से ऐसे यहाँ तक कर दिए, फिर ये पास यहाँ तक ले गया, फिर ये पास यहाँ तक रोलर यहाँ आ गया, ये पूरा रोलिंग हो गई मान लीजिए। तो इस पोर्शन जो है, अगर मैंने आपको बताया कि प्लांट की प्रोडक्शन कम है या ना, हमारा प्लांट की प्रोडक्शन तो सही है लेकिन गाड़ियाँ कम है, कुछ भी कम हो जाएगा अगर पेवर कंटिन्यूसली ऑपरेट नहीं होगा, तो ये सारा मटेरियल जो है यहाँ से इतना जितना है ये सारा ठंडा हो जाएगा। ठंडा होने के बाद ये कॉम्पैक्ट नहीं होता, जितना हमने लूज छोड़ा है मान लीजिए 15 mm डाउन नहीं होगा, 5 mm 7 mm डाउन हो जाएगा, तो 5-6 mm अप हो जाएगा। तो इस पोर्शन में अंडुलेशंस आएंगे, और जहाँ पेवर है यहाँ पे भी अंडुलेशंस आएंगे। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग कभी भी कंटिन्यूटी ही रखते हैं। मान लीजिए हमारा बीसी चल रहा है तो हमको हमेशा पेवर को रन ही रहने देना है। अगर गलती से हमारा यहाँ पे जब मान लीजिए कुछ देर पेवर यहाँ खड़ा रहा और ये हम्प आया और बीसी चल रहा है, तो इस पेवर में एक ऑप्शन होता है स्क्रीड होल्ड, तो वो जो है स्क्रीड होल्ड का ऑप्शन दबा के पेवर को आगे मूव करना है। अगर जब हम लोग पेविंग करते हैं तो हमारा स्क्रीड फ्लोटिंग रहता है। फ्लोटिंग का मतलब होता है मान लीजिए ये लहरें हैं, इसके ऊपर जब नौका चलती है तो ये फ्लोट होती है, ये लहरें, ये नौका जब चलती है फ्लोट होते होते चल रही है, ये नौका इसके ऊपर तैरते चल रही है, फ्लोट हो रही है। वैसे ही पेवर इसके ऊपर फ्लोटिंग मोड पे चलता है। लेकिन जब यहाँ पे ये मान लीजिए ठंडा है तो ये क्या होता है, एक फोर्स नीचे से क्रिएट हो जाता है और वो स्क्रीड को अप करता है उसको आगे। मान लीजिए स्क्रीड के अंदर यहाँ पे मटेरियल अंदर पड़ा होता है अगर में, तो उसको अपलिफ्ट करता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा बम्प आता है। तो बम्प आना नहीं, इसके लिए स्क्रीड होल्ड करना है और फिर पेवर को आगे बढ़ाना है। और जो कुछ भी बम्प इससे यहाँ पे क्रिएट हुए, तो मैंने जो आपको रेक बताया उसके बॉटम में जो ऐसा निशान होती है, इससे जो सॉ टाइप, तो इसको यहाँ से जो एक्सेसिव मटेरियल है, यहाँ का एक्सेसिव मटेरियल है, यहाँ का एक्सेसिव मटेरियल है, यहाँ का एक्सेसिव मटेरियल